Welcome everyone. This is lecture number 5 of dual nature of radiation and matter क्लास 12th नीट और जेई मेंस के कोर्स के रिलेटेड जो है। तो लेक्चर 5 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा लेक्चर 4 का ओवरव्यू देखते हैं। हमने लेक्चर 4 में क्या सीखा था? ओके, सही बात। तो हमने ऐसा एक ग्राफ देखा था उसमें जिसमें हम इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच में देखते थे। दिस इज इंटेंसिटी एंड दिस इज फोटो करंट। तो जितना तुम इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हो उतना आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है और उतना ज्यादा फोटो करंट बढ़ता है। दैट मीन्स इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। दूसरा एक ग्राफ ऐसा देखा था आपने, यहां से आप पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे थे और यहां से नेगेटिव पोटेंशियल, और ग्राफ ऐसे करके आ रहा था। ठीक है, दैट मीन्स जब आपका जीरो पोटेंशियल था उस टाइम पे भी तुम्हारा फोटो करंट था, लेकिन जब तुम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते गए तो आपको क्या हुआ? आपका करंट सैचुरेट हो गया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर खिंच गए थे। ठीक है, तो ये था यहां पे सैचुरेटेड करंट। लेकिन जब आपने नेगेटिव पोटेंशियल दिया, ठीक है, कम्यूटेटर स्विचिंग की हेल्प से आपने जब नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया सर्किट में, तो उससे क्या हो गया? फोटो करंट आहिस्ता आहिस्ता डिके होने लगा और वो एक पॉइंट पे जीरो हो गया। उस पोटेंशियल पे जब आपका फोटो करंट जीरो हो गया उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, हमने और एक ऐसा ग्राफ भी देखा था। ठीक है, ठीक है, या वो ऐसा भी देखा था। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ग्राफ देखा था हमने। तो ये वाला भी यहाँ पे फोटो करंट जीरो हो रहा है। दिस इज फ्रीक्वेंसी 1 और ये फ्रीक्वेंसी 2। ठीक है, ये किस किस के बीच में ग्राफ था? फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज, और दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं हम, दिस इज फोटो करंट एंड दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक, तो जितना ज्यादा तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो उतना तुम्हारा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा देना पड़ता था। ये ग्राफ भी हमने देखा था। इसका फ्रीक्वेंसी कम, दैट मीन्स एनर्जी कम, दैट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो कम होगा, उनको रुकाना इजी होगा, उनको स्टॉप करना इजी रहेगा। दैट मीन्स हमको कम स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो यहां पे इससे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ये, हाँ। उसके अलावा हमने एक फॉर्मूला देखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल का, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वुड बी इक्वल टू E टाइम्स V स्टॉपिंग। ठीक है, दैट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसी को आप लिखते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल वुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय E। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, ओके। तो अब लेक्चर 5 को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेक्चर 5 में हम बात करेंगे कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स पे, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉज है वो क्या चीज होता है, या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को सीखेंगे वो क्या चीज है, या क्लासिकल थ्योरी क्या चीज है, वो चीज हम इसमें देखेंगे। ठीक है, ओके। तो लेट्स बिगिन विद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। What is threshold frequency? ठीक है, threshold frequency, threshold frequency कैसे डिनोट करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को? न्यू नॉट से। ठीक है, और इसी चीज को हम लिखते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी। ठीक है, ऑलरेडी ये चीजें डिस्कस्ड है। इसी चीज को हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये वो मिनिमम वाला फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, हाँ। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
क्या चीज रहता है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना है तो आपने जो मेटल सरफेस है, जो उसका वर्क फंक्शन है, उससे ज्यादा एनर्जी को आपने रखना है। तो इसी चीज को मैं ऐसे करके लिखूंगा, टू emit electron, to emit electron energy must be greater or equal to phi. What is this phi? This is work function of the metal, और एक particular constant रहता है, different metals had got different work function, ठीक है। और इसी चीज को मैं लिखूंगा ऐसे करके, implies, इस चीज को मैं लिखूंगा E किसके बराबर होता है, h न्यू, ऑलरेडी पता है हमने, ठीक है। तो ग्रेटर और इक्वल टू फाई लिख सकता हूं मैं, और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं न्यू ग्रेटर और इक्वल टू फाई बाई एच, लिख सकता हूं ना मैं। दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी एक्चुअली, ठीक है ना यहां तक, ओके। तो अब मैं क्या बात करूं, या तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा फाई बाई एच से, व्हाट इज दिस फाई, दिस इज वर्क फंक्शन, एंड व्हाट इज दिस एच, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है, अरे भाई बोलो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है, ओके। तो ये बात करते हैं यहां पे, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैं इक्वालिटी साइन इक्वेट कर दूं यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे आप, यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे आप, या तो फ्रीक्वेंसी फाई अपॉन एच से ज्यादा है, या तो फ्रीक्वेंसी फाई अपॉन एच से ज्यादा है या इक्वल है। अगर मैं इक्वालिटी को यहां पे प्लॉट कर दूं, अगर मैं इक्वालिटी इंट्रोड्यूस कर दूं, दैट मीन्स फाई वुड बी इक्वल टू न्यू वुड बी इक्वल टू फाई अपॉन एच। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वैल्यू रहेगा कि या मिनिमम वैल्यू रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि ये मिनिमम वैल्यू रहेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। देखो अगर मैं ग्रेटर देन का वैल्यू साइन यूज करता, दैट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज दिस फ्रीक्वेंसी न्यू, या तो ये ग्रेटर होगा फाई बाई एच से, अगर ग्रेटर होगा तो वो उसका वैल्यू मैक्सिमम रहेगा, लेकिन इक्वालिटी साइन में ये सबसे मिनिमम रहेगा, दैट मीन्स ये बनेगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दिस वुड बी द मिनिमम। इस पे लिखूंगा मैं MIN, new minimum would be equal to phi upon h. This would be the relation for minimum frequency. इसी चीज को मैं लिखूंगा phi is equal to new minimum into h, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। दिस इज फॉर्मूला फॉर वर्क फंक्शन, दिस इज फॉर्मूला फॉर वर्क फंक्शन। ये चीज को मैंने इंट्रोड्यूस ऑलरेडी, वर्क फंक्शन तो हमने देखा था, लेकिन फॉर्मूला मैंने नहीं दिखाया था। क्यों नहीं दिखाया था, बिकॉज वहां पे मेरा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रह रहा था, इसीलिए मैंने इसको रोका हुआ था, ठीक है ये, ओके। तो अब आपको दोनों फॉर्मूला पता चल गया, ठीक है। ये किसके लिए फॉर्मूला है, ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला, और ये किसके लिए फॉर्मूला, ये बनेगा हमारा वर्क फंक्शन के लिए फॉर्मूला। अब बताओ वर्क फंक्शन, अब बताओ जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, ये वो फ्रीक्वेंसी होगा जिस पे तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा, ठीक है ना, ये शाबाश। इसी बात को लिख लेते हैं, ठीक है, यहां पे थोड़ी जगह बची हुई है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। द मिनिमम, अब मिनिमम क्यों, ऑलरेडी ये तो मिनिमम ही है ना, ठीक है, ओके। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी of incident radiation, the minimum frequency of incident radiation that cause photoelectric effect is, यहां पे रब कर लेता हूं मैं, is called threshold frequency, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सही बात है ना, मजा आ रहा है इसमें, ओके। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे बोलूंगा, ये वो फ्रीक्वेंसी होता है जिसके एबो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऐसा है कि उसके एबो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि वो वाला फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के एबो होगा, सही बात है ये, ओके। अब यही इसी चीज को दूसरा एक नाम देते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ,
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये सारा लिखा होगा आपने। ओके, अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कैसे डिनोट करेंगे, लैम्डा नॉट से, ये वेवलेंथ है इसीलिए लैम्डा नॉट, ठीक है। ओके, तो अब मैं बात करता हूं, जैसे फॉर टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन, मैं ऐसी वर्डिंग लिख लेता हूं जो पहले लिखी थी, टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी जो होनी चाहिए वो ग्रेटर और इक्वल टू, जो वो ग्रेटर और इक्वल टू वर्क फंक्शन होना चाहिए। सही बात है ना, ये एनर्जी तुम्हारा वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से ज्यादा रहना चाहिए, तब आपका इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। शाबाश, इसी चीज को मैं लिखूंगा एच न्यू ग्रेटर और इक्वल टू 5, इसी चीज को मैं लिखूंगा इंप्लाइज एच सी अपॉन लेमडा ग्रेटर और इक्वल टू 5। कहां से लाया सी अपॉन लेमडा, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। सही बात है ना। ओके, तो ये बात को लिखूंगा मैं, लेकिन मुझे लेमडा चाहिए तो मैं लेमडा को यहां ले जाऊंगा और इसको यहां ले जाऊंगा, दैट मीन्स मैं लिखूंगा एच सी अपॉन 5 वुड बी ग्रेटर और इक्वल टू लेमडा। सही बात है ना ये, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो ये मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लेमडा या इक्वल होगा या छोटा होगा एच सी अपॉन 5, ठीक है यहां तक। तो अब ध्यान दीजिए, जो ये लेमडा है या तो ये छोटा वैल्यू रहेगा, या तो ये छोटा वैल्यू रहेगा, या तो ये लेमडा इक्वालिटी साइन अटेन करेगा एच सी अपॉन 5 के बराबर, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इक्वालिटी साइन दे दूं, मैं लिखूं लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन 5। मुझे अब बताओ क्या ये लेमडा मैक्सिमम वैल्यू रहेगा या मिनिमम वैल्यू रहेगा। देखो ये लेमडा या तो छोटा होगा एच सी अपॉन 5 से, या तो वो इक्वल होगा। अब अगर मैं ये साइन लूं लेस देन, तब ये मिनिमम रहेगा। अब अगर मैं इक्वालिटी लूंगा तब ये इसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, तो मैं लिखूंगा इसको मैक्सिमम, ठीक है ना। ये समझ में आया, ये तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये 10 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ is the wavelength of incident radiation, is the wavelength of incident radiation, incident, ऐसे सही नहीं है ये लिखना, ठीक है ना। ये नए वर्ड्स लिखूंगा मैं ऐसे करके, द मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि ये मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम था, बिकॉज हमने पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर ये मिनिमम होगा तो ये ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा, बिकॉज दे हैड गॉट द इनवर्स रिलेशन। ओके, हाँ, द मैक्सिमम वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, the maximum wavelength of incident radiation that cause photoelectric effect is called threshold wavelength. Threshold wavelength, ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक, पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। ओके, वेल, तो अभी समझ में आया होगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, ठीक है, ये वो वेवलेंथ का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। अगर लैम्डा का वैल्यू इससे ज्यादा होगा, hc/5 से ज्यादा होगा, दैट मीन्स तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसमें उल्टा है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तब ही निकालेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर लैम्डा ज्यादा होगा तब नहीं निकालेगा। कितना सबसे ज्यादा अलाउड वैल्यू है लैम्डा का, जो तुम्हारा जिससे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो है hc/5, अदरवाइज तुम्हारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। अगर आपका वेवलेंथ इससे ज्यादा एक्सीड कर गया तो आपका इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होगा। तो ये चैप्टर का ये तो टॉपिक क्लियर होगा। ये वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। तो टॉपिक रह रहा है आई थिंक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज। हाँ जी, वही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज। हाँ, ये से मैं चेंज कर लेता हूं। लॉज of photoelectric
इफेक्ट, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या लॉज है, ठीक है। ये तो पहला लॉ लिख लेते हैं, फर्स्ट लॉ। क्या पहला लॉ है? डर रहता है। ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। किस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है? जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं इसमें वो पूछा जाएगा, ठीक है। ये कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज क्या है, कौन से लॉज उसको गवर्न करते हैं। तो पहला क्या आपने पढ़ा? फोटो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी पढ़ा था ना, जो ऐसा करवा रहा था, ठीक है। वही तो है ये, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है। ये तो यही पहला लॉ बना इसका, ठीक है। ये भी तो एक रूल है ना, फोटो करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, बट टिल सैचुरेशन। अगर सैचुरेशन तुम्हारा अटेन हो गया, तुम कितना भी इंटेंसिटी बढ़ाओ, फोटो करंट उसके बिना उसके ऊपर नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना यहां तक? ओके। तो अब दूसरा लॉ पढ़ते हैं। हाँ, जो दूसरा लॉ क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे। तो मैं ऐसे लिखूंगा, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन वॉन्ट इमिटेड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वॉन्ट इमिट, ऐसे इलेक्ट्रॉन वॉन्ट इमिट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होगा, ठीक है ना यहां तक? ओके। तो दैट इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड, ऐसा लिख सकता हूं मैं। ये दूसरा लॉ बना, ठीक है। अब तीसरा लॉ देखते हैं, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तीसरा लॉ क्या है? एबो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, है ना। ये भी लॉ बना, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स है। जैसे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, अगर तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो आप इंसिडेंट रेडिएशन का, फोटोन का, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अबव होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन फिर डिपेंड करता है, अगर तुम्हारा ज्यादा एनर्जी बढ़ा, दैट मींस फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का। तो मैं वो लिख लेता हूं, ठीक है। ये मैं रब कर लेता हूं। देखो, मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स में, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, या काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में। अगर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, बिकॉज E इज इक्वल टू एच न्यू। ये ज्यादा तो ये ज्यादा, अगर एनर्जी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वो ज्यादा रहेगा, ऑब्वियसली, सीधी सी बात। दूसरा, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये न्यू1 ये न्यू2। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो इसको रुकाने के लिए आपको ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ता, तो मैं वही लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये कुछ लॉज है, ठीक है, ये कुछ लॉज है, ठीक है। अच्छा, और एक लॉ जो भी नंबर था, आई थिंक दिस इज 4th, ठीक है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? पहले लिख लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दैट मीन्स फोटोन आया तो जड़ से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, ठीक है ना। ये फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन निकाला, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है ना। ये तब भी थोड़ा सा टाइम गैप रहता है, ठीक है। ये तो विद टाइम इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो टाइम लैग होता है वो नियर अबाउट 10⁻⁹ सेकेंड होता है। दैट मीन्स 1 नैनो सेकेंड,
1 नैनो सेकंड। 1 नैनो सेकंड तक जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ वहां पे इंटरेक्ट करता है, हाई हेलो कर लेता है, तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है, खुद तो मर जाता है ना, तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है वो। ठीक है, तो ये हो गए इसके लॉज। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे जाके। ठीक, क्लासिकल वेव थ्योरी। तो अब इंपॉर्टेंट चीज है क्लासिकल वेव थ्योरी एंड इट्स फेलियर। एक्चुअली इसने भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी क्लासिकल वेव थ्योरी ने, कि मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ठीक है, तो लेकिन फेल हो गया। तो अभी हम देखेंगे कि क्या बोल रहा था क्लासिकल वेव थ्योरी और फेल क्यों हुआ। ठीक है, तो बात करते हैं। ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दैट मीन्स क्लासिकल वेव थ्योरी, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, EMW, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो वेव्स होती है वो कैसे चलती है, जैसे वेव फ्रंट्स चलते हैं, एंड वेव्स ट्रेवल लाइक वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट्स ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ा होगा तो अभी के लिए याद रख ले। जैसे वाटर वेव्स होती है, वाटर वेव्स वो वेव फ्रंट कहलाएगा। जैसे तुम्हारा कोई एक स्टिल वाटर है, ठीक है ना, ये रुका हुआ पानी का एक लेक है, तो आप क्या करते हो, उसमें आप पत्थर फेंकते हो, फिर रिपल्स, जैसे वो पानी में रिपल्स निकलते हैं ना, ऐसे करके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, ये एक एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा एक एक वेव फ्रंट को। ठीक है, हाँ। तो क्लासिकल वेव थ्योरी क्या बोलती है कि भाई साहब, जो ये वेव फ्रंट्स है, जो ये लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, तो जो ही ये वेव फ्रंट मेटल के साथ टकराएगी, ठीक है ना, ये सारा का सारा फोटॉन्स, मतलब जब एक वेव फ्रंट पूरी की पूरी टकराएगी, मतलब इसके साथ मेटल सरफेस के साथ, तो इसमें से इसके साथ बहुत सारे फोटॉन्स कैरी करेगा ये, तो दैट मीन्स कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ निकालेगा, चाहे इंटेंसिटी कितना भी हो या चाहे उसका फ्रीक्वेंसी कितना भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। कौन बोल रहा है, ये क्लासिकल वेव थ्योरी, बिकॉज हम यहां पे ट्रीट कर रहे हैं वेव को, वेव फ्रंट्स। ठीक है ना, ये तो वो देखेंगे, हम लिख लेते हैं। ठीक है, इफ ए वेव फ्रंट strikes a metal surface, अगर एक मेटल सरफेस स्ट्राइक करेगी, अगर एक वेव फ्रंट मेटल सरफेस को पे इंसिडेंट होगी, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल लेंगे। ठीक है ना, ये लेकिन वैसा होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकलता है, दैट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। दैट मींस फोटोन आया, वो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, तब जाके दूसरा फोटोन आता है, फिर दूसरे बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करता है। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं हम, अगर वेव फ्रंट स्ट्राइक करेगा मेटल पे, ठीक है, इफ ए वेव फ्रंट स्ट्राइक्स ए मेटल सरफेस, देन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स must come out, ठीक है ना, ये must emit out या must emit, but that won't happen, ऐसा तो होता ही नहीं है, but that won't happen। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी फेल हो रही है, फेलियर भी साथ साथ में, और हम उसको डिस्कस भी कर रहे हैं। क्लासिकल थ्योरी क्या बोल रही है कि ऐसे वेव फ्रंट आ रही है, निकल रही है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ निकालेगी, लेकिन ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। ठीक है ना, ये ओके। अब और बात करते हैं, इसी पे भी बात करते हैं। तो अगर देखो, अब अगर वेव फ्रंट आ रही है, उसमें बहुत सारे फोटॉन्स होंगे, तो इंटेंसिटी के साथ होगा, उसका वेव फ्रंट का इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा। दैट मीन्स जो वेव फ्रंट्स होगा उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, तो सारा का सारा एनर्जी, जो एनर्जी होगा ना वेव फ्रंट को, वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलना ही चाहिए। वेव फ्रंट ये क्या कहती है, कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, चाहे उसका फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा ये, इंटेंसिटी ज्यादा तो
इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, ठीक है। ये कौन बोलता है? क्लासिकल वेव थ्योरी। लेकिन ऐसा हमने देखा नहीं। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा भाई साहब वहां पे एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, तुम कितने भी इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स डाल दो, जैसा वो पहले तीसरे लेक्चर में मेरा वाला बल्ब, मैं 2 4 5 करके फोटॉन डाल रहा था, इंटेंसिटी बढ़ा रहा था, लेकिन मेरा मेटल से इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहा था। क्यों? बिकॉज उसमें फ्रीक्वेंसी जो था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम था, ठीक है ना। ये वो प्रॉब्लम है। तो यहां पे क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, वट एवर बी द फ्रीक्वेंसी, द electron must emit, but that won't happen, ऐसा तो पॉसिबल हो दिखा ही नहीं हमने। अभी तक तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को खत्म भी कर चुके हैं हम, लेकिन हमने ऐसा तो देखा ही नहीं कि फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो और हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट हुआ, ठीक है। हमने ध्यान रखना पड़ता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। ये वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। इस तरीके से हमने पता किया कि क्लासिकल वेव थ्योरी फेल हुआ। तो और एक पॉइंट, ये एक देखो, ये ग्राफ, यहां से इंटेंसिटी, यहां से फोटो करंट। क्या बता सकते हो कि ये ग्राफ को क्या क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई? देखो, इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोटो करंट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी मैंने एक लॉ लिखाया था आपको, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। उसके लिहाज से तो ये सही है, क्लासिकल थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर पाई है। लेकिन अप टू सैचुरेशन आई तो करंट, फोटो करंट नहीं बढ़ेगा, फिर इसका ऐसा करके ग्राफ आ जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ाओ लेकिन फोटो करंट कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाला ग्राफ है इसको क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई है। दैट इज क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन्स दिस ग्राफ। इस ग्राफ को क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई है, ठीक है। ओके, तो अब और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो ये वाला पॉइंट देखो, ऐसा ग्राफ, ये फ्रीक्वेंसी ν1, ये फ्रीक्वेंसी ν2, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग, जो फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, ठीक है, फोटो करंट, इलेक्ट्रॉन तो इमिट होगा। तो ये बात, या चलो इससे पहले मैं आपको ये वाला ग्राफ डिस्कस कर लेता हूं। ये तो समझ में नहीं आएगा अभी, तो ये वाला अब देखता हूं मैं, ठीक है। यहां से आपका पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, यहां से नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो ठीक है, ये इंटेंसिटी I1, ये इंटेंसिटी, ये एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs। I1 इंटेंसिटी, I2 इंटेंसिटी, I2 इज ग्रेटर देन I1। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, I2 ज्यादा है, दैट मीन उसका एनर्जी ज्यादा होगा। किसके लिहाज से? क्लासिकल वेव थ्योरी के लिहाज से। लेकिन है तो ये फेलियर, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब इंटेंसिटी 2 ज्यादा है, तो उसका मतलब होगा इसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो जो उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी वजह, उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुआ तो उसको रुकाने के लिए जो तुमको स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हमने ऐसा ग्राफ देखा, इंटेंसिटी चाहे कुछ भी हो, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तुमने एक ही यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। ये तो उसका चीज, तो फोटो करंट तो आपने देखा था, यहां से फोटो करंट, दैट मीन्स फोटो करंट इज डू नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, ठीक है। लिख सकते हैं हम, करती है इंटेंसिटी पे डिपेंड, लेकिन उसके लिए आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इस ग्राफ को कर पाई है एक्सप्लेन? नहीं। तो इसके मुताबिक
क्लासिकल वेव थ्योरी के मुताबिक जो ये ग्राफ है इसका यहाँ पे थ्रेशोल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल होना चाहिए, लेकिन इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो एक ही पॉइंट पे है, इसका भी स्टॉपिंग पोटेंशियल ये वाला पॉइंट और इस इंटेंसिटी का भी स्टॉपिंग पोटेंशियल ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये सीधी सी नाइंसाफी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये वाला ग्राफ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है, नॉट एक्सप्लेनड, नॉट एक्सप्लेनड, ठीक है ये। हाँ, और एक ग्राफ देखते हैं जो हमने पढ़ा था, ये वाला ग्राफ, यहां से फ्रीक्वेंसी, यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, ये वाला, ये यहां से न्यू नॉट, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन कर पाई है कि नहीं, कर पाई है कि नहीं? अरे नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? देखो क्लासिकल वेव थ्योरी क्या बोलती, चाहे कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, चाहे कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको रुकाने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल होना चाहिए। तो दैट मीन्स इतना तक, जहां तक तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वहां तक तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है ही नहीं, तो इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया, नॉट एक्सप्लेनड। समझ में आए? ठीक है, दैट मीन्स इस लेवल तक एक्सप्लेन ही नहीं हो पाया, ठीक है, ओके। तो अब मैं और एक पॉइंट बोलता हूं, ठीक है। तो जो क्लासिकल थ्योरी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को मानता ही नहीं है, नहीं है उसको, उसके साथ कुछ टच ही नहीं है। बोलता है कुछ नहीं होता भाई साहब, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तुम इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ निकलते जाएंगे, ठीक है, फोटो करंट बढ़ता जाएगा। क्लासिकल थ्योरी do not accept the point of threshold frequency, समझ में आए? ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं मैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। क्लासिकल थ्योरी क्या बोलता है, जब एक वेव फ्रंट आता है, मेटल सरफेस के साथ टकराता है, तो वो क्या करता है, वो बैठता है, हाय हेलो कर लेता है, चाय वाय पी के जाता है, तब इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। एक तरफ से फोटोन आया और जड़ से इलेक्ट्रॉन को भगा ले गया, ठीक है, दैट मीन्स, तो मैं ऐसे बोलूंगा, क्लासिकल थ्योरी प्रेडिक्ट्स that photoelectric effect is not an instantaneous process, ठीक है ना ये। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये क्लासिकल वेव थ्योरी फेल हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। मैं लिखूंगा 10 क्लासिकल wave theory failed to explain photoelectric effect। समझ में आया ये? ठीक है, लिख लो आप ये। अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, यहां तक ओके। Einstein's photoelectric equation। What is Einstein's photoelectric equation? आइंस्टाइन ने इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव किया। उसने एक मैथमेटिकल वर्जन, जो अभी तक का हमने सारा पढ़ा, तो उसने एक मैथमेटिकल वर्जन इसी का दे दिया। तो देखो आइंस्टाइन ने क्या बोला, पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि आइंस्टाइन ने क्या बोला। आइंस्टाइन ने क्या बोला, जब एक फोटोन आता है तो उसका एनर्जी जो होता है वो दो पार्ट्स में यूज होता है, एक पार्ट उसका कंपनसेट कर लेता है वर्क फंक्शन, एक पार्ट यूज होता है वर्क फंक्शन में, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या होता है, वो इंपार्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। दैट मीन्स व्हेनेवर द फोटोन इज इंसिडेंट टू द मेटल सरफेस द इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिट्स आउट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन जब भागता है तो उसको काइनेटिक एनर्जी अटेन होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आती है, जो फोटोन की एनर्जी होती है उससे, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है ये, ठीक है। तो मैं ये लिखूंगा, अकॉर्डिंग
to Einstein, according to Einstein, the energy of photon, the energy वो E is equal to h nu, ये वाला, of photon is used up in two parts, is used up in two parts. पहला, one part compensates वर्क फंक्शन, एक पार्ट वर्क फंक्शन में ऐड होता है, वर्क फंक्शन खा लेता है, दूसरा सेकंड पार्ट इम्पार्ट्स काइनेटिक एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो भागता हुआ इलेक्ट्रॉन होता है, जो इजेक्ट हुआ होता है इलेक्ट्रॉन, उसको इंपार्ट करता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, जो एनर्जी होता है E वो ऐसे यूज होता है, एक तो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन फाई, ये चीज। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन होता है, कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन भी होता है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मेटल सरफेस को छोड़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को मैं ऐसे लिखूंगा, इस चीज को मैं ऐसे लिखूंगा, देखो ध्यान रखें आप, जो E है इसको मैं लिखूंगा h न्यू। ठीक है, ये फाई है, इसको मैं यहां ट्रांसफर करता हूं, फाई जो प्लस था यहां माइनस आ जाएगा, इक्वालिटी में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। दिस वुड बी द आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इसी चीज को मैं ऐसे करके भी लिख लूं, देखो h c अपॉन लैम्डा, बिकॉज न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट एंड दिस इज वेवलेंथ, तो माइनस वर्क फंक्शन, दिस फाई इज वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, लिख सकता हूं मैं। ये वाला चीज भी यही है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसके तरीके लिखने के तरीके हैं, कोई भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या याद कैसे करना है, एनर्जी दो पार्ट्स में यूज होगा, काइनेटिक एनर्जी में प्लस वर्क फंक्शन में। अब इसी को इधर उधर कर लो, काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू E माइनस फाई, E को h c अपॉन लैम्डा लिख लो या h न्यू लिख लो माइनस फाई, और न्यू को लिख लो h c अपॉन लैम्डा माइनस फाई, बात खत्म। और इसी चीज को मैं ऐसे लिखूंगा, h c अपॉन लैम्डा माइनस फाई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, ये v मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, ये भी यही है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये समझ में आया ये? ठीक है, हाँ, अब इसका एक स्पेशल केस कर लेते हैं, याद कोई भी रख लेना आपने। ठीक है, डायरेक्टली याद रखो, या तो एग्जाम में आप डिराइव करने बैठो, इतना डिराइवेशन टफ नहीं है, कर सकते हो। ठीक है, ओ या तो याद रख लो, इनमें से कोई भी याद रख लो, ये वाला बेटर है याद रखना, क्योंकि न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा वो आपको पता ही होता है। ठीक है, तो बाकी चीजें तो नॉर्मल ही है ये। हाँ, रब कर लेता हूं मैं ये, ओके। तो हमने एक चीज पता है, जो फाई होता है वो होता है बराबर h न्यू नॉट, वर्क फंक्शन वुड बी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू न्यू नॉट। ठीक है, ये जो मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिखाया था उसी टाइम पे मैंने रिलेशन दिखाया था, फॉर्मूला फॉर वर्क फंक्शन। ठीक है, अब मुझे पता है इफ, अब मैं एक स्पेशल केस लिखता हूं, स्पेशल केस इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, और फाई जो होगा उसको मैं लिखूंगा h न्यू नॉट। तो देयरफॉर इसको मैं इक्वेशन 1 लिखता हूं, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देखो h इस न्यू की जगह न्यू नॉट माइनस फाई, जो फाई है उसको मैं लिखूंगा h न्यू नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, ये और ये गया, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वुड बी इक्वल टू 0। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, अरे भाई हाँ इजेक्ट तो होगा, लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा, मैं ऐसे लिखूंगा, दिस सिग्निफाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, दिस सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रॉन विल जस्ट come to the surface of metal, come to the surface।
इलेक्ट्रॉन बस रेंगता रेंगता आएगा जो मेटल का सरफेस है वहां तक, लेकिन उसको छोड़ के वहां से भाग नहीं जाएगा, बिकॉज उसका काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस के रिलेटेड कि अगर आपका ऐसा फ्रीक्वेंसी, आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो उस टाइम पे आपका काइनेटिक एनर्जी वो क्या रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस मैथमेटिकल चीजें होती है, इधर उधर करना होता है बस। ठीक है, ये हाँ, जो जादूगर करते हैं ना वो हाथों की सफाई, बस आपने भी वही चीजें करनी है, सेम चीजें करनी है, बाकी मसला कोई नहीं होता। ठीक है, तो ये तरीका, तो इस तरीके से ये खत्म हो गया। तो अभी बात करते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, देखो डिटर्मिनेशन ऑफ h एंड phi, डिटर्मिनेशन ऑफ h एंड phi। तो देखो इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। देखो मुझे पता है, वी नो, तो h न्यू माइनस phi वुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये एक रिलेशन, इक्वेशन 1, दैट मीन्स दिस इज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो और एक ऑल्सो, ठीक है, h न्यू इज इक्वल टू, या ऐसे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वुड बी इक्वल टू EVS। व्हाट इज दिस? दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऑलरेडी पता है आपने। ठीक है, तो दूसरा देखो, अब दोनों को कंपेयर करो। ये भाई साहब बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू h न्यू माइनस phi होगा, ये भाई साहब बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर 1 and 2, we get। तो ये बराबर ये बराबर ये, इसका मतलब ये बराबर इसके होगा। सीधी सी बात, h न्यू माइनस phi वुड बी इक्वल टू EVS, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और मैं इसको ऐसे लिखूंगा, EVS वुड बी इक्वल टू h न्यू माइनस phi, और इसी को मैं ऐसे लिखूंगा, VS वुड बी इक्वल टू h बाई E न्यू माइनस phi बाई E। लिख सकता हूं, इसको ध्यान दिए आप। ठीक है, इस चीज को देखते हुए मुझे कुछ खुशबू आ रही है। ठीक है, आपको भी आ रही है। नो मैटर, अगर कोई बायोलॉजी वाले होंगे उनको ऐसी खुशबू नहीं आ रही होंगी जो मैथमेटिक्स वालों को आ रही होंगी। क्या खुशबू आ रही है कि ये आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिखता है। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा, या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 3। देखो मैं लिखूंगा, मैं ऐसे करके लिखूंगा थोड़े से पॉइंट्स। इक्वेशन 3 looks like y is equal to mx plus c, that means equation of straight line। दिख रही है ना, ऐसे करके देखो, ये y, ये m, h अपॉन e, एंड दिस इज x, दिस इज c, ये सारा phi अपॉन e। तो मैं यहां लिखूंगा, तो ऐसे होगा, ये x, ये y, ठीक है, ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन होगा। ठीक है, ऐसे करके ये जो इंटरसेप्ट है ये c है, ये y-x है, ये उसका स्लोप है m, ये इसका स्लोप होगा। और स्लोप किसके बराबर होता है? tan थीटा के होता है ना, tan थीटा के बराबर। 11th में पढ़ा होगा आपने, 10th में 9th में भी पढ़ा होगा। स्लोप इज गिवन बाय tan थीटा एंड दिस इज m। ठीक है, m रिप्रेजेंट स्लोप। तो इसी चीज को हम लिख लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा। देखो y ये रिप्रेजेंट करेगा y, दिस इज x, और ये वाला जो होगा ये m रिप्रेजेंट करेगा स्लोप, और ये वाला इंटरसेप्ट c। देखो ये नेगेटिव एक्सिस से होगा, ये y का पॉजिटिव एक्सिस, ये y का नेगेटिव एक्सिस, दैट मीन्स पॉजिटिव एक्सिस या नेगेटिव एक्सिस तुमको लाइन काटना चाहिएगा। जो इंटरसेप्ट है वो यहाँ से काटना चाहिए, दैट मीन्स ये इंटरसेप्ट यहाँ से कहीं पे होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स दिस वुड बी योर ग्राफ। ठीक है, ये यहाँ पे एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी होगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ होगा, ये न्यू नॉट होगा। जो ये वैल्यू है यहाँ पे वो है phi अपॉन e, दैट मीन्स जो वो इंटरसेप्ट है ये वही इंटरसेप्ट है नेगेटिव एक्सिस पे। ठीक है, यहाँ तक ओके। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो जो स्लोप होगा, इसका स्लोप जो है वो है
m, और जो m है वो कितना है h/e, इसी को मैं बोलूंगा, दैट मीन्स मैं यहाँ लिखूंगा m इज इक्वल टू tan थीटा, और वो होगा बराबर h/e। ठीक है, तो मैं अब इसी चीज को लिखूंगा। तो ये आपने लिखा होगा, देखो मैं लिखूंगा नाउ m इज इक्वल टू, या मैं ऐसे लिखूंगा h/e इज इक्वल टू स्लोप। ठीक है, और h इज इक्वल टू e इंटू स्लोप लिख सकता हूं मैं। दिस वुड बी द फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अगर अपनी प्लैंक्स कांस्टेंट को डिराइव करना पड़ेगा कभी, तो वो ये रहा। ये स्लोप क्या है, ये स्लोप रहेगा, तो मैं इसको और लिख सकता हूँ ऐसे, h वुड बी इक्वल टू e इंटू tan थीटा। ठीक है, ये tan थीटा हो गया। ठीक है, tan थीटा क्या होता है एक्चुअल में, अगर ये ट्रायंगल है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, tan थीटा वुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन दिस साइड। ठीक है, ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो अब बात करते हैं वर्क फंक्शन के बारे में। ठीक है, मैं रब कर लेता हूं ये, दिस इज एक्चुअली फाई अपॉन ई। देखो मैं ऐसे करूंगा, नाउ माइनस फाई अपॉन ई, लेकिन मैं उसको मैग्नीट्यूड दूंगा। ये क्या है एक्चुअली, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट। जो इंटरसेप्ट होता है उसी का ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जो ये वाला इंटरसेप्ट था यहां पे, ये माइनस फाइव अपॉन ई, उसी का ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्यों लिया मैंने, बिकॉज यहां पे हम डायरेक्शन को छोड़ के खाली वैल्यू देखेंगे कि कितना नीचे वैल्यू रख रहा है ये। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इंप्लाइज फाइव वुड बी इक्वल टू ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट, तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो वर्क फंक्शन का भी अलग से फॉर्मूला बना, दिस इज वर्क फंक्शन। और इससे पहले आपने किसका फॉर्मूला देखा था, तो उस टाइम पे आपने देखा था क्या फॉर्मूला था वो, प्लैंक्स कांस्टेंट का, h वुड बी इक्वल टू e इंटू स्लोप। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसका डिटर्मिनेशन प्लैंक्स कांस्टेंट का, वर्क फंक्शन का, वो एंड हो गया। तो अभी लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा एनर्जी के साथ। तो अभी हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 6, उसमें हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसी टॉपिक से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो और फोटॉन्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम वो कर लेंगे। नॉर्मली ही 2-3 साल के, पिछले साल 2-3 सालों में जो आए हुए हैं, तो अप टू डेट रहेंगे आप कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए।